प्यारे बच्चों, क्लास 11th आर्ट्स विषय का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होना है। इसीलिए 2010 जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उसी का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक नज़र इसे ज़रूर देख लें। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक शेयर करें। यदि इसका आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स चाहिए या इंग्लिश में चाहिए तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर DRGP82 लिखना है। उसके बाद फर्स्ट में ही दीपक कुमार लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसी में सबसे नीचे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, PC महालनोबिस कौन है? तो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकीय अशुद्धियाँ क्या है? तो अशुद्धियाँ मतलब एरर का मतलब अनुमानित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य में अंतर है। उदाहरण के लिए हम अनुमान लगाते हैं कि एक सभा में 1000 व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम व्यक्तियों की गिनती करते हैं तो उनकी संख्या 1100 आती है। यहाँ अनुमानित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य अथवा गणना मूल्य में 100 का अंतर है। सांख्यिकी में इस अंतर को अशुद्धि कहा जाएगा। तीसरा है, वर्ग अंतराल क्या है? तो एक वर्ग अंतराल को बारंबारता बटन तालिका की ऊपरी और निचली वर्ग सीमा के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चौथा है, दंड चित्र क्या है? तो दंड चित्र से आशय उन चित्रों से होता है जिनको बनाने में केवल एक ही विस्तार अथवा ऊंचाई को महत्व दिया जाता है, चौड़ाई अथवा मोटाई को नहीं। दंड चित्र को एक विमीय चित्र की भी संज्ञा दी जाती है। पांचवा है, मानचित्र क्या है? तो मानचित्र किसी चौरस सतह पर निश्चित मान या पैमाने और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल के प्रक्षेप के अनुसार पृथ्वी या अन्य ग्रह, उपग्रह अथवा उसके किसी भाग की सीमाएं तथा तन्निहित विशिष्ट व्यवहारिक या सांकेतिक चिन्हों द्वारा चित्रण या परिलेखन मानचित्र कहलाता है। छठा है, चित्रमय प्रदर्शन की 3 उपयोगिताओं को लिखे। तो पहला है, चित्र समंकों को सरल व सुबोध बनाते हैं। जब समंक लंबे चौड़े दिए होते हैं तब उन्हें समझना कठिन होता है। बड़े बड़े समंकों को देखकर मस्तिष्क परेशान हो जाता है तथा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। सांख्यिकीय आंकड़े चित्रों, आकृतियों व आलेखों द्वारा निरूपित किए जाने से सरल तथा सुबोध हो जाते हैं। दूसरा है, अधिक समय तक स्मरणीय। समंकों को देखकर याद करना कठिन होता है, परंतु चित्रों की स्मृति मस्तिष्क में दीर्घ काल तक बनी रहती है। तीसरा है, विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। तो सांख्यिकीय चित्रों को देखकर शिक्षित तथा समान शिक्षित व्यक्ति भी उनका अर्थ समझ जाते हैं। चित्रों को समझाने के लिए सांख्यिकी के सूत्रों आदि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। सातवां है, साधारण और संचयी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो साधारण श्रेणी में प्रत्येक वर्ग के सामने उसकी आकृति दी हुई होती है, जबकि संचयी श्रेणी में आवृत्तियों का योग करके लिखा जाता है। आठवां है, अच्छी प्रश्नावली के 3 गुणों को लिखें। तो पहला है, प्रश्नावली डाक द्वारा सूचनादाताओं को प्रेषित की जाती है, अतः ऐसे सूचनादाताओं के एक विशाल समूह को एक साथ भेजकर उनसे सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नावली एक बड़े निर्देश के अध्ययन में उपयोगी होती है। दूसरा है, प्रश्नावली के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना संभव होता है। तीसरा है, प्रश्नावली का प्रयोग एक बड़े एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में किया जा सकता है। अनुसूची या अन्य विधियों के प्रयोग में यह लाभ नहीं मिलता। नौवां है, कौन सी माप को केवल बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित किया जाता है? तो माध्यिका। हालांकि माध्यिका को घटते या बढ़ते क्रम में आप सजा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित किया जाता है। 10वां है, माध्य एवं माध्यिका से बहुलक प्राप्त करने का सूत्र लिखें। तो सूत्र है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 11 क्वेश्चन है, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? माध्य विचलन के गुण दोषों का वर्णन करें। तो माध्य विचलन किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के विचलनों का माध्य है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल के एग्जाम के लिए आपका। माध्य विचलन के गुण है, पहला, यह विचलन पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। इससे श्रेणी की बनावट की ठीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसका माप सरल है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द श्रेणी के विचलनों को बताता है। यह अनुमान के अतिरिक्त वास्तविक माप पर आधारित है।
माध्य विचलन पर चरम या अति सीमांत पदों का कम प्रभाव पड़ता है। इसकी गणना करना सरल है और यह आसानी से समझ में आ जाता है। माध्य विचलन मध्यक मतलब माध्यिका या बहुलक किसी भी माध्य से निकाला जा सकता है। माध्य विचलन के दोष, तो माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। इसे निकालने में बीजगणितीय चिन्ह प्लस व माइनस को छोड़ दिया जाता है। दूसरा, यह बीजगणितीय दृष्टिकोण से अशुद्ध एवं अवैज्ञानिक है। तीसरा, यह एक अनिश्चित माप है क्योंकि समांतर माध्य का और बहुलक के अनिश्चित होने के कारण बहुलक से निकाला गया माध्य निकट विचलन असंतोषजनक होता है। चौथा, जब माध्य या मध्यक का दशमलव में आए तो इसका माप करना कठिन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से परमाप विचलन की गणना करें। तो यहाँ x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो सबसे पहले x को हम लोग लिख लिए, f को लिख लिए। अब हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले f और x को गुना करके fx निकालना है, फिर उसको जोड़ देना है और f को भी जोड़ देना है, फिर आपस में भागा देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ हम गुना कर दिए, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 9 पचे 45, 11 को 10 से 110 गुना कर देंगे और ये सारा को जोड़ देंगे, 297 आया। f को भी जोड़ देंगे पूरा, तो ये मेरा 32 आ गया। माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx आपका है 297 बट्टा सिग्मा f है 32। 32 से 297 को भाग लगाएंगे तो 9.2 आ जाएगा। ये मेरा डिवीज़न कहलाएगा और यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न बराबर 9.2, ये लिख लेगा मेरा dx। अब क्या करेंगे, ये x से ये 9.2 को घटाएंगे तो 5 माइनस 9.2 तो हो जाएगा माइनस 4.2। 7 में 9.2 को माइनस करेंगे तो माइनस 2.2। 9 में 9.2 को माइनस करें तो 0.2 आ जाएगा। इस तरह घटाएंगे, dx निकल जाएगा। उसके बाद f और ये dx को आपस में गुना करेंगे तो f dx निकल जाएगा। ये पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं बच्चों। f और ये dx को गुना करेंगे, 2 को माइनस 4.2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8.4। इस तरह इसको इससे गुना करेंगे तो f dx निकल जाएगा। फिर इस dx को इस f dx से गुना करेंगे, मतलब 4.2 गुना 8.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35.28। तो इसमें क्या है कि ये dx और इस f dx को गुना करेंगे तो f dx स्क्वायर निकल जाएगा मेरा। इस सारा को हम लोग जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला होता है परमाप विचलन बराबर सिग्मा f dx स्क्वायर बट्टा सिग्मा f। तो 112.68 लिख दिए, सिग्मा f है मेरा 32। इसको इसमें भागा देंगे, इतना आएगा, इतना का वर्गमूल इतना हो जाएगा, यही आंसर है। इसी का बी में भी क्वेश्चन आया था x और f, इसका भी परमाप विचलन निकालना है बच्चों। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा ना, सेम इसी तरीक़ा से निकलेगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। सी नंबर भी आपको परमाप विचलन निकालना है, इसको भी आप लोग कॉपी में निकालिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर करके आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अथवा नंबर। इसी का अथवा में क्वेश्चन था सारणियन के 4 उद्देश्य बताएं। तो सारणियन के उद्देश्य हैं जांच के उद्देश्य को स्पष्ट करना, कॉलमों में पंक्तियों में प्रस्तुतिकरण एवं आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं को बतलाना, तुलना के लिए सुविधा प्रदान करना, सांख्यिकीय आंकड़ों को व्यवस्थित करना, समस्या के अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, समस्या का संक्षेप में तथा अधिक सरलता के साथ वर्गीकरण करना। 6 पॉइंट लिखिए बच्चों, काफ़ी है। 13 नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति बटन क्या है, इसके निर्माण में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण या आवृत्ति बटन एक तालिका होती है जो किसी नमूने में विभिन्न परिणामों की आवृत्ति को दर्शाते हैं। तालिका के प्रत्येक प्रविष्टि में किसी विशेष समूह या अंतराल के भीतर के मूल्यों की आवृत्ति या घटनाओं की गिनती शामिल होती है और इस प्रकार यह तालिका नमूने में मूल्यों के वितरण को सारांशित करती है। अब निर्माण के मुख्य बिंदु, तो यहाँ उदाहरण है 40 विद्यार्थियों के अंकगणितीय योग्यता परीक्षण में प्राप्तांक निम्नलिखित है, इसका आवृत्ति वितरण बनाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आवृत्ति वितरण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि अंक विस्तार ज्ञात करना होगा। तो वितरण के अधिकतम न्यूनतम प्राप्तांक के अंतर को अंक विस्तार कहते हैं। अंक विस्तार को प्रसार भी कहते हैं। तब प्रसार की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। प्रसार बराबर अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, मतलब इसमें अधिकतम मूल्य को पहले देखना है। जो अधिकतम मूल्य आपका होगा, इसमें अधिकतम मूल्य मेरे नज़र से तो लग रहा है
48 है और सबसे न्यूनतम मूल है आपका 12। तो ये हुआ अधिकतम मूल और न्यूनतम मूल। दूसरा इसका पॉइंट है वर्गों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ग का आकार निश्चित करना। तो वर्गों के आकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कितने प्रांतांक रखे जाए। वर्गों की संख्या तथा वर्ग का मुख्य आकार मुख्य क्रम से प्रसार पर निर्भर करता है। वर्गों की संख्या एवं आकार निश्चित करते समय निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्गों की संख्या मतलब प्रसार रेंज बराबर होगा वर्ग विस्तार प्लस 1। वर्ग विस्तार मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सामान्य वर्ग विस्तार तो अंतरालों की लंबाई को 35 या 10 इकाई में चुनते हैं। वर्ग विस्तार को चुनने का एक अच्छा नियम यह है कि इसका मान ऐसा लिया जाए जिससे वर्गों की संख्या 5 से कम एवं 15 से अधिक ना हो। उदाहरण में प्रसार 30 है। यदि हम वर्ग विस्तार को 5 लेते हैं तो उपयुक्त सूत्र के अनुसार 30/5 + 1 हो जाएगा 6 + 1 = 7। तीसरा है वर्ग अंतरालों को लिखना। तो वर्गों की संख्या तथा वर्ग विस्तार निश्चित करने के बाद वर्ग अंतरालों को अंकित किया जाता है। वर्ग अंतराल को लिखने के 2 नियम प्रचलित है जिन्हें नीचे दिया जा रहा है। प्रथम सबसे सरल नियम यह है कि सबसे छोटे वर्ग अंतराल को न्यूनतम प्रांतांक से प्रारंभ किया जाए। द्वितीय वर्ग अंतराल को आरंभ करने का दूसरा नियम यह है कि सबसे छोटे अर्थात प्रथम वर्ग अंतराल को न्यूनतम प्रांतांक के नीचे किसी ऐसी संख्या से आरंभ किया जाए जो वर्ग विस्तार से विभाजित हो जाए। चौथा है संकेत चिन्ह। तो वर्ग अंतराल को निकालने के बाद प्रत्येक वर्ग अंतराल में आने वाले प्रांतांकों की संख्या ज्ञात की जाती है। जितने प्रांतांक है वर्गों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए संकेत चिन्ह मतलब टैली मार्क लगाते हैं। प्रत्येक प्रांतांक के लिए संकेत चिन्ह आए उसके संगत वर्ग के सामने बना देते हैं। उपयुक्त उदाहरण का आवृत्ति वितरण निम्नांकित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी का हम लोग टैली मार्क से निकालेंगे आवर्ती बटन। तो यहाँ निकाले हैं बच्चों 0 से 15 पहले ना मैंने 10 से 15 लिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर 40 से 45 तक। अब यहाँ पर जो हम टैली मार्क खींचेंगे वो होगा 10 से 14 तक खींचेंगे और यहाँ लेंगे 15 से 19, फिर यहाँ लेंगे 20 से 24 और इस तरह वहाँ संख्या मिला के टैली मार्क खींचेंगे और ये बारंबारता। इसको जोड़ने पर मेरा आ जाएगा जो नंबर आएगा 40। ये 40 अगर हम इसको जोड़ते हैं ये सब संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हम बारंबारता आपका निकालेंगे ये वाला ये भी मेरा जोड़ने पर 40 आना चाहिए। अगर 40 आ जाता है तो हम सही लिखना है। अब इस प्रश्न में पहला प्रांतांक 15 है जिसे संकेत चिन्ह टैली मार्क के द्वारा अंतराल 10 से 15 के सम्मुख लिखा गया। जैसे वहाँ क्वेश्चन में 15 था तो 15 किस में लिखाएगा बच्चों, तो इसमें लिखाएगा, 15 से 20 में लिखाएगा। दूसरा प्रांतांक 17 है जिसे अंतराल 15 से 20 के सामने टैली द्वारा व्यक्त किया गया है। तीसरा प्रांतांक 19 है जिसे टैली द्वारा दूसरे वर्ग अंतराल 15 से 20 के सामने अंकित किया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों। इसको अथवा में क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 सवाल है बच्चों आपका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो हम एक बताएंगे, बाकी 2 आप बताइएगा और इसका आंसर भी कमेंट में कीजिएगा। तो हम लोग ए को देखते हैं। क्लास इंटरवल को लिख लेंगे, एफ बारंबारता को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालना है कैसे, 0 और 20 को जोड़ देंगे तो 20 आएगा और 20 को 2 से भागा लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 20 और 40 को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को 2 से भागा लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह हम लोग ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाएंगे तो ये मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा जिसको हम लोग x मानेंगे। उसके बाद इससे कोई अपना से काल्पनिक मान लेंगे। एज्यूमिन ए बराबर हम 10 ले लिए हैं, आप लोग 30, 50, 70 कुछ भी ले सकते हैं। तो 10 लिख दिए। अब ये x को ये a से घटाएंगे तो 10 में 10 गया 0, 30 में 10 गया 20, 50 में 10 गया 40, इस तरह घटाएंगे dx ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद f और ये dx को गुना कर देंगे तो f dx निकल जाएगा और ये सारा को जोड़ देना। काहे कि माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f dx बट्टा सिग्मा f। तो a हम लोग 10 माने थे प्लस सिग्मा f dx मेरा कितना है 21, 10, तो 21, 10 बैठा दिए। सिग्मा f 40 है। अब 40 से इसको भागा लगाएंगे तो 52.75 आ जाएगा और यहाँ 10 है प्लस में तो 10 प्लस 52.75 दोनों को जोड़ देंगे तो 62.75 आंसर हो जाएगा। अब इसी का बी और सी आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा बच्चों, हम आंसर नहीं दिखाएंगे।
उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं माध्यिका की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर बताना है कितना आया। तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग संचयी बारंबारता पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर है CI क्लास इंटरवल दिया हुआ है, F दिया हुआ है, संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, ये 5 में ये 7 को जोड़ देंगे तो 12, 12 में ये 10 को जोड़ देंगे तो 22, 22 में 12 को जोड़ देंगे तो 34, 34 में 9 को जोड़ देंगे 43। इस तरह जोड़ के हम लोग CF निकाल देंगे और F को जोड़ेंगे तो टोटल 61 आएगा, वही यहाँ लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम लोग छोटा m निकालेंगे। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं खड़ा में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ F 5, 7, 10 और यहाँ अपना CF निकाल सकते हैं। तो इस तरह खड़ा में भी आप लिख सकते हैं। ये हम पेज बचाने के लिए किए थे बच्चों। तो यहाँ हम लोग छोटा m निकालेंगे। तो छोटा m बराबर होता है सिग्मा F बटा 2। तो सिग्मा F मेरा 61 आया है बटा 2, तो इसको भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा 7.5, ये 30.5। 30.5 को हम लोग देखेंगे किस में छुपा हुआ है, तो ये इसमें छुपा, क्या कि 30.5 है तो 30 से तो अधिक है, तो ये इसमें छुपा हुआ। इसलिए हम लिखेंगे कि आपका मीडियन लाइज बिटवीन 30 से 40 इन क्लास इंटरवल। तो ये जो है मेरा L1 कहला जाएगा 30, ये L2 कहला जाएगा, ये बारंबारता में जो 12 है वो मेरा F कहलाएगा, और जिसमें लाइज किया है उसका जस्ट पहले वाला CF में, मतलब संचयी बारंबारता में, वो C कहलाएगा, मतलब 22। तो यहाँ सब लिखा हुआ है बच्चों, और मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F M माइनस C। L1 का मान कितना है 30, प्लस L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30 कर दिए, बटा F में है मेरा 12 और C है मेरा 22 बैठा दिए। और क्या है यहाँ M माइनस C, M कितना है 30.5 और C कितना है 22। दोनों को यहाँ फिर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.08। उसी तरह आप B और C को बनाइए, काहे कि पहले भी हम इसका वीडियो बता चुके हैं स्लो। तो आप लोग चैनल में जाके मीडियन टॉपिक को सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, पूरा विस्तार से उसमें बताए हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक क्या है, फिशर का निर्देशांक आदर्श निर्देशांक क्यों कहलाता है। तो बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर एक नज़र देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फिशर के निर्देशांक की रचना कीजिए। तो ये फिशर का नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको लास्पियर का ही पढ़ना है, लास्पियर और पास्चे का इंडेक्स नंबर। तो ये नहीं पढ़ना है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। आपको अगर लास्पियर का अगर निकालना है तो लास्पियर का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 कर देंगे, ये वाला हटा देंगे ये पोर्शन को, तो मेरा ये लास्पियर का फॉर्मूला बन जाएगा। लास्पियर का इसको हटा देंगे, ये वाला पोर्शन को हटा देंगे, केवल इतना गुने 100 करेंगे तो लास्पियर का फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी ये मेथड सेम है। अगला है, निम्न समंकों से रैंक सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो रैंक सहसंबंध भी आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, केवल कार्ल पियर्सन का ही सहसंबंध पढ़ना है, तो इसलिए इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको देख लीजिए आप लोग। लैथ्रोप के अनुसार सहसंबंध दो चरों के बीच एक संयुक्त संबंध है। अब धनात्मक व ऋणात्मक सहसंबंध का वर्णन अग्रलिखित है। पहला धनात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध से आशय है कि दो चर श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा का एक समान होना। यदि किसी श्रेणी में वृद्धि हो तो संबंधित श्रेणी में भी वृद्धि हो एवं कमी की दशा में कमी हो। उदाहरण पूर्ति व कीमत। जैसे वस्तु का अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसका पूर्ति भी बढ़ेगा और कीमत घट रहा है तो पूर्ति भी घटेगा। तो मतलब ये धनात्मक सहसंबंध है। ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध से तात्पर्य है कि किसी चर, यहाँ चर हो जाएगा बच्चों, चर श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा का विपरीत होना, अर्थात एक चर में वृद्धि हो
तो अन्य संबंधी चर में कमी हो एवं कमी होने पर वृद्धि हो। मतलब जैसे मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया, मतलब उल्टा संबंध यहाँ स्थापित हो रहा है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। तो बच्चों सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग खंड ब से देखेंगे और इसमें से बहुत सारा आपका सिलेबस में पढ़ना है जो आपका कल का एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कल सुबह तक आपको इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।